बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक ख़बर है मेरे पास कि जो एक JIT बनाई गई थी इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ और उसके बाद जब इंक्वायरी के ऊपर उनको यकीन नहीं आ रहा था और उनको समझ आ रही थी कि किस तरह का गेम पाकिस्तान में खेला जा रहा है तहकीकात के नाम के ऊपर, तो फिर एक JIT बनी उसके बाद, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस JIT को बनाया था, होम डिपार्टमेंट ने। इसमें 6 बंदे शामिल थे JIT में, और इस JIT ने इंक्वायरी की। पहले कुछ इंक्वायरी हो चुकी थी, जब इब्तदाई तौर पे फोरेंसिक हुआ, इब्तदाई तौर पे मौका वारदात को कॉर्डन ऑफ किया गया, बंद किया गया, तो इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो वहाँ का जो DPO था गुजरात का, उसके पास गई थी। गुजरात का वही DPO जो अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं दे रहा और तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहा, वही DPO जिसके मोबाइल फ़ोन से मुलजिम की वीडियो रिकॉर्ड की गई और वो वीडियो फिर बाद में वायरल भी की गई। उसी DPO के पास जब वो रिपोर्ट जाती है तो वो फौरी तौर पे उस रिपोर्ट को जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचाता है, और फिर वो रिपोर्ट वायरल हो जाती है। अच्छा, दोबारा जब JIT ने काम शुरू किया तो उसके बाद फोरेंसिक वालों ने दोबारा काम किया, और कुछ ऐनी शाहिदीन ने जो कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हमने बंदे खड़े देखे थे और हमें इन चीज़ों पे शक है, तो फिर जब इसका दायरा बढ़ाया तो मज़ीद गोलियों के खौल मिले, और जब तहकीकात को मज़ीद साइंटिफिक तरीके से किया गया, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो पता चला कि हमलावर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 थे, और इन 3 हमलावरों की ये कार्रवाई है। बहुत सारे लोगों ने ताउन नहीं किया, जिसमें एक तो मुझे अभी पता चला है आज ही ये बात कि जो DPO है गुजरात का, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत ब्लू आइड ऑफिसर है, यानी उनका बड़ा मंजूर नज़र ऑफिसर है, और अभी तक वो उसी ड्यूटी के ऊपर काम कर रहा है। यानी एक DPO है जिसके ज़ेरे निगरानी वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, इसके बावजूद वो बदस्तूर अपने ओहदे के ऊपर मौजूद है। यानी साबिक वज़ीर आज़म को गोलियाँ भी लग गई, बयानात भी निकल कर चले गए, और उसके बाद जो केस को ख़राब करना था वो भी कर दिया, लेकिन वो DPO वहीं पे मौजूद है। तो उसमें उसकी वहाँ मौजूद होने में और उसके ताउन ना करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो चौधरी ख़ानदान का बताया जा रहा है कि वो उसको बहुत पसंद करते हैं और इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चौधरी फैमिली जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करती, और ये DPO जो है वो नॉर्मली जिस तरह की हरकतें कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वही अपनी जगह पे मौजूद रहे। क्योंकि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कुछ फैक्ट्स जो इस बात को साबित करेंगे। मुझे आज 2 मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है और मैंने इसके बारे में पता करवाया। ये जी 6 बंदे टोटल JIT में हैं, जिनमें से एक गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, एक सैयद खुरम अली ये RPO DG खान के हैं, एक मिस्टर एहसानुल्लाह चौहान हैं, ये इनका जो AIG हैं, यानी इनका ओहदा जो है वो SSP का है गालिबन, और इसके बाद एक और ऑफिसर है, उनका नाम है मलिक तारिक महमूद, और ये SP रैंक के ऑफिसर हैं। फिर नसीबुल्लाह खान साहब हैं, ये भी SP रैंक के ऑफिसर हैं, और इसी तरह एक जो कन्वीनियर हैं जो इनके सारों का इकट्ठा करते हैं डाटा, इस तरह ये 6 लोग हैं। अच्छा, इनमें से 6 में से 4 लोगों को बुलवा कर बाकायदा थ्रेट किया गया है 2 जगहों पे। एक जगह मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी जगह आप खुद ही समझ जाइएगा। एक जगह जो है वो IG ऑफिस के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे इनको बुलवाया गया और इनको वार्न किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये जो JIT की रिपोर्ट है जो जमा करवाई गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट इब्तदाई तौर पे अदालत में, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया है, जिनमें से एक चीज़ ये है कि जो लाहौर ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ और मरीम साहिबा के ऊपर था कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक तौहीन मज़हब का एक बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया था, और उस मामले पे इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था एक शहरी ने। उस मुकदमे को इसके साथ शामिल ना करें, इस JIT की रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाएं और उनको इससे बाहर रखें। यानी वो जो ताकतवर हलके हैं या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल इन लोगों को बाहर रखा जाए, इस सारे मामले से हुकूमत के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं और आप ये कहें, और दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि अकेला हमलावर था। ये जो 3 हमलावर वाली कहानी आ रही है, ये जो बाकी बुलेट्स आ रही हैं, ये जो बाकी हमलावर का जिक्र हो रहा है,
ये जो गोलियां ज़्यादा लोगों को लगेगा, तस्करा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दें और आप ये कहें कि नहीं ये हमलावर जो है वो एक ही था। अब ये दूसरा दबाव डाला जा रहा है। दबाव डालने के लिए हथकंडे कौन से हैं वो भी मैंने पता किया कि दबाव किस तरह का डाला जा रहा है। 4 लोगों को बुलवाया गया है 2 जगह पे, उनके ऊपर दबाव डाला गया है। उनके दफ्तरों में भी लोग वैसे चक्कर लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे दबाने का डराने का एक तरीका होता है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 16 नवंबर को ये GIT बनी थी। उसके बाद ये जब रिपोर्ट आई किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को आदत है पाकिस्तान की कि जो भी GIT रिपोर्ट बने या जो भी तहकीकात हों उनके अंदर जो लिखा जाए वो कम से कम हमारे से अप्रूव किया जाए, हम बताएं कि उसमें ये चीज़ें शामिल करनी है और ये चीज़ें इसमें से निकाल देनी है। तो वो उनको लगता है कि वसीतर कौमी मफाद में वही ठीक फ़ैसले करते हैं। तो वो ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जो 2 चीज़ों के लिए दबाव डाला जा रहा है। एक तो ये है कि ये कहो कि हमलावर अकेला है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में GIT के मेंबर्स इतने तंग आ जाएं कि उनमें से कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि जी बिल्कुल वो हमलावर जो है वो अकेला ही था, हमें तो गलत चीज़ें बताई गई। हो सकता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दबाव डालने के लिए ये कहा जाता है कि फिर नौकरी तो आपने यहीं पे करनी है। फिर नौकरी जो है वो तो पोस्टिंग भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है, और नौकरी मुश्किल भी बना दी जाती है, नौकरी ख़तरे में भी डाल दी जाती है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ भी खोल दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को या ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के और 100 तरीके हैं। उनकी फ़ाइलें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, या उनकी जो एक रिपोर्ट बनती है, ACR कहते हैं गालिबन उसको भी ख़राब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर लोगों के मुख्तदर हलकों के हाथ में होती हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा इनके ऊपर काफ़ी दबाव है कि इनकी नौकरी ख़राब कर दी जाएगी, जो लोगों ने मुझे बताया। बल्कि एक ने तो बहुत सख्त अल्फाज में बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। ये चीज़ मैंने आपको रिपोर्ट कर दी है। अब कुछ और ख़बरें हैं, वो बहुत अहम है। एक तो अदालत के अंदर लोग गए और उन्होंने कहा जी कि ये वो वकील ही गया है जो मुलजिम नवीद का है, उसने जाकर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। और इस मामले के ऊपर अदालत ने क्या किया है कि समाअत के लिए इस केस को मंजूर कर लिया है। हो सकता है ये निज़ाम इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवा ले। वैसे ये एक हैरत अंगेज़ वाक़या होगा कि हमला आवर का तो होता है, मुलजिम और मुजरिम का तो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, मुद्दई जिसको गोलियां लगी हैं उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट। अजीब चीज़ है, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये। और इस तरह तो फिर होना चाहिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार जिन पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया उनको बुलवाएं, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। MQM वालों को बिठाएं, उनसे पूछें कि जनाब आप किसके कहने के ऊपर जो है नए इत्तेहाद में शामिल हुए, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। इसी तरह से आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा सकते हैं परवेज़ इलाही का कि वो किससे राब्ते में है और कौन उनको रोक रहा है। फिर वो जो DPO है उसको बुलाएं और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं और उससे पूछें कि उसने मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं दे रहा और किसके कहने पे उसने ये वीडियो बनाई, और वीडियो जो है उसको बाद में वायरल किया गया। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में फिर बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। हम अरशद शरीफ के कातिल भी पकड़ सकते हैं अगर इजाज़त मिल जाए बहुत सारे अहम लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की। तो ये वैसे मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है इस किस्म का, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। अगली खबर यह है कि इसहाक डार साहब का जो बयान है जो उन्होंने दिया है, उस बयान में और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, इन 2 वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक मरतबा फिर क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मंदी में गया है। माशी तज्ज़ियाकारों ने मंदी के रुझान की वजह मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर की गिरती हुई ख़तरनाक सतह और इसहाक डार के जो बयानात हैं गैर जिम्मेदाराना, उन बयानात से जो खदशात पैदा हुए हैं उनको करार दिया है। यानी लोग पाकिस्तान में फिर कैसे पैसा रखेंगे, लोग डर जाएंगे। इसहाक डार को इस बात का नहीं पता कि लोगों के पैसों के ऊपर मैं आंख रखूंगा उनके ऊपर, और मैं उनके पैसे बैंकों से छीनने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि लोगों ने अपनी मेहनत से कमा के जो पैसा बैंकों के अंदर रखा हुआ है, जिन्होंने मेहनत से नहीं कमाया वो बैंकों में थोड़ी रखेंगे, वो तो स्विस बैंकों में रखेंगे। वो तो पैसा फिर गायब करते हैं, ब्लैक मनी को छुपा कर रखते हैं या उसको मनी लॉन्डर करते हैं। वो जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं वो पैसा अकाउंटों के अंदर रखते हैं। अब अगर आप उनका वो पैसा छीनने की बातें करेंगे कि वो पैसा भी हमारा है और हुकूमत उसको ओन कर लेगी या अकाउंट को सीज कर लेगी जैसे माजी में उन्होंने किया था, तो ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। लोग पैनिक कर जाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर लोग पैनिक कर गए तो सिचुएशन का इसहाक डार साहब को आइडिया भी है। बौखलाई हुई हरकतें इसहाक डार साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है। इसहाक डार साहब बहरहाल नहीं गिर रहे,
उनकी जो सेनेट की नशिस्त का मामला था उस पर भी उनको रिलीफ मिल गया है और इसहाक डार को सेनेट नशिस्त पर अहल करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई ख़त्म कर दी है। तो इसहाक डार साहब का तो सब कुछ ठीक जा रहा है। पाकिस्तान ने जिनेवा के अंदर जो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ है और एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक बड़ी कामयाबी ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसे मिल गए हैं। यानी जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है, मगर ये पैसा पाकिस्तान को एकदम नहीं मिलेगा। इसका एक ख़ास मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। ये पैसा, क्योंकि दुनिया को बड़े खदशात है पाकिस्तान को लेकर, माजी में पाकिस्तान के बारे में खबरें चलती रही हैं कि मुतासरीन के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पाकिस्तानी कहीं और ख़र्च कर देते हैं या उड़ा देते हैं। तो अब ये पैसा पाकिस्तान किस तरीके से आएगा, इसका एक अलग मैकेनिज़्म होगा। और दूसरा, ये पैसा एकदम नहीं आएगा, ये आइंदा चंद सालों में आएगा। लेकिन फिर भी आलमी बरादरी ने बड़ी फ़राखदिली का मुजाहरा किया है। काश हमारे हुक्मरान भी इसी फ़राखदिली का मुजाहरा करते हुए इस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करें और बेचारे जो हमारे गरीब सैलाब मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करें। अभी तक सर्दी के अंदर सिंध के लोग अपने घरों को नहीं जा सके, अभी भी वो मुतासिर हैं। पंजाब में सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में भी लोगों ने अपने आप को संभाला क्योंकि पानी निकल गया। लेकिन बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमने वहाँ काम करके देखा, हम बहुत दूर दराज इलाकों तक गए, गवर्नमेंट तो वहाँ नज़र भी नहीं आई। हाँ, सिंध के अंदर तो बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, किसी ने कुछ करने की ज़हमत ही नहीं की, सिवाय बिलावल या कभी कभी मुराद अली शाह किसी एरिया का विज़िट कर लेते हैं। अभी जब ये पैसा लाने का मैकेनिज़्म बन जाएगा तो इस पैसे को खर्च कैसे करना है, ये पैसा लगेगा कैसे, इसके ऊपर पूरा एक तरीकाकार बनेगा। लेकिन ये पैसा एकदम नहीं मिलेगा, आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक उनमें कमी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने 165 लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग और उनके लिए एलसीज खोलने का फैसला कर लिया है। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक 165 लग्जरी गाड़ियों की कीमत 5 करोड़ के लगभग है। इन गाड़ियों की बुकिंग जनवरी और डिलीवरी मार्च में होगी। एक एक गाड़ी इतनी महंगी है। ये पहले मरहले में 65 और दूसरे मरहले में 100 गाड़ियों की बुकिंग की गई है। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि जो ज़रूरी दरामदात हैं, तेल और अशियाए खुर्दोनोश, उनमें मसाइल आ रहे हैं। हेल्थ इंडस्ट्री में भी मसाइल आ रहे हैं। यानी हर जगह पे $1.5 लाख, $2 लाख छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनके अंदर मसाइल आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत कीमती और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए एलसीज खोलने का इस हुकूमत ने फैसला किया और अपने अखराजात भी 26.1% बढ़ा दिए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने जो बयानिया, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि इकॉनमी को इमरान खान ने तबाह किया, ये बयानिया बनाया जाएगा, थोड़े दिन पहले मैंने को कहा था। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने इसमें हिस्सा डाला है। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जा सिफर करके गए थे, इनकी हुकूमत कई 100 अरब का कर्जा छोड़ कर गई। इसी जुमले को पकड़ लें। एक तो गैस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, लेकिन उसको भी बहुत खसारे में 500 अरब तो ये छोड़ कर गई थी PMLN की हुकूमत। मैंने ख्वाजा साहब के स्टेटमेंट के बाद सरकारी आदाद शुमार निकाले और जब डॉक्यूमेंट निकाले उसको मैंने ट्वीट भी किया है। तो वो डॉक्यूमेंट चिल्ला कर बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो 500 अरब का गर्दिशी कर्जा था जो जरदारी साहब छोड़ कर गए थे पावर सेक्टर में। नवाज शरीफ साहब ने आते ही कुछ कंपनीज को और लोगों को खुश करने के लिए वो 500 अरब अदा कर दिए। नवाज शरीफ साहब ने 500 अरब अदा किए, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा PMLN की हुकूमत छोड़ कर गई थी, सिफर कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक, लेकिन जो छोड़ कर गई थी वो 1148 अरब रुपए था। मैं फिर बता दूं, 1148 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ कर गए थे। यानी आप 1500 पहले वाला लगा लें, 500 पहले वाला लगा लें और ये भी मिला लें तो ये बन जाता है लगभग 1648 अरब का इन्होंने ये खसारा पैदा किया पाकिस्तान के लिए। तो ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो बयान दिया ये अमली तौर पे और फैक्चुअली ये गलत है, लेकिन उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आइए मैं अपने दोबारा वही मुतालबा किया, वो मुतालबा मैं आपको फिर अगले व्लॉग में बताऊंगा और कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया पाकिस्तान को अब भी इमदाद देने के लिए तैयार है।
और उन्होंने गरीब पाकिस्तानियों के लिए और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी फराख दिली के साथ पैसा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमतें, अभी एक हुकूमत है, थोड़े अरसे के बाद दूसरी हुकूमत आएगी, निगरान आएगी, उसके बाद अगली हुकूमत आ जाएगी, तो ये पैसा चंद सालों तक मिलता रहेगा। जिसकी भी हुकूमत हो, हम उम्मीद करते हैं कि ये पैसा गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनकी ज़िंदगियां बिखर गई हैं, उनको समेटने में काम आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।